हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। मैं आपका अपना आयुष सर आप सभी के लिए आज है लेक्चर 2 का दिन। लेक्चर 2 में आज हम लोग सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ने वाले लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को। एंड आई होप आपने पहले लेक्चर को देखा होगा जहां पर हम लोगों ने बात की कि केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री कितने पार्ट्स में डिवाइडेड। केमिस्ट्री में बेसिकली मैटर्स के बारे में बात किया जाता है, तो मैटर क्या होता है, मैटर कितने तरीका से क्लासिफाई है, उनके फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या है, उनके केमिकल क्लासिफिकेशन क्या है। एंड आई होप हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा। और जो आपको डीपीपी दिया गया था उस डीपीपी को जब आपने सॉल्व किया होगा तो आपका कॉन्सेप्ट में और ही क्लैरिटी का नेक्स्ट लेवल पर आप पहुंचे होंगे। उस डीपीपी को सॉल्व करने के बाद आप और अगर अपने आप को इनहेंस करना चाहते हैं या अपने अंदर कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करना चाहते हैं तो आप जेईई मेन के लास्ट 2019 से लेकर 2025 तक के पीवाईक्यूज को लगा सकते हैं। चलिए आइए बिना देरी के आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये बात जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की है उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो मॉडर्न साइंस है, मॉडर्न साइंस का जो कहानी है इसकी शुरुआत लगभग 250-300 साल पहले से होना स्टार्ट हो गया था। जब 250-300 साल पहले से स्टार्ट हुआ, लेकिन जो एटम्स की कहानी है ये लगभग पिछले 100 सालों से हम लोगों के कॉन्टेक्स्ट में आई है। तो जब हम लोगों के कॉन्टेक्स्ट में एटम के 100 साल पहले ये सारी चीजें आई तो हुआ क्या कि उस समय लोगों ने बहुत सारे कंपाउंड्स को देखा, जैसे पानी हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। तो इन विभिन्न प्रकार के जो कंपाउंड्स थे, इन कंपाउंड्स का जैसे सॉलिड या लिक्विड अगर कोई स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है तो आप उसका वहां पर मास लिया गया साइंटिस्टों द्वारा, और साइंटिस्टों ने क्या किया कि गैसेस का वॉल्यूम लेकर के बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए, और उन एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर उन्होंने क्या किया, कुछ डेटा को फाइंड आउट किया और डेटा का एनालिसिस किया। और डेटा का जब उन्होंने एनालिसिस किया तो एनालिसिस करने के बाद उन्होंने कुछ कंक्लूजन्स क्रिएट किए, और उन कंक्लूजन्स के आधार पर उन्होंने बहुत सारे लॉज दिए, और उन लॉज को ही हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं कि वो कौन कौन से लॉज थे। तो सबसे पहला बात करें तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन था, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स, और उसके बाद आता है एवोगाड्रो लॉ। ये 6 लॉ हमारे सिलेबस में, और इन 6 लॉ को हम लोगों को समझना है कि आखिरकार ये लॉ हमें क्या सिखाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं किसी भी प्रकार का केमिकल और फिजिकल चेंज के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो था वो एंटोइन लेवोइज़ियर द्वारा दिया गया था। इन्होंने क्या कहा था लेवोइज़ियर ने कि जो भी दुनिया में मैटर है अगर वो किसी भी प्रकार का फिजिकल या केमिकल चेंज में पार्टिसिपेट करता है तो उसके मास में ना किसी प्रकार का हानि होता है, ना डिस्ट्रॉय होता है, और ना किसी प्रकार का क्रिएशन होता है, ना ही उसकी कोई नई उत्पत्ति होती है। अगर वो फिजिकल या केमिकल चेंज में पार्टिसिपेट करता है तो मतलब जितना मास आपने पहले लिया था रिएक्शन कराने से पहले, आपने वजन किया होगा रिएक्टेंट्स का, रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट बना उसका भी मास का जो सम होगा, मान लीजिए अगर एक प्रोडक्ट बना तो उस सिंगल प्रोडक्ट का मास उस रिएक्टेंट के बराबर होगा। अगर एक से अधिक प्रोडक्ट बनता है तो उन सारे प्रोडक्ट का मास का जो सम होगा वो रिएक्टेंट्स के मास के सम के बराबर होगा। लेकिन कब? जब चेंज कैसा हो, केमिकल और फिजिकल चेंज हो। इज इट क्लियर? तो अब यहां पर कहानी क्या बनती है, ध्यान से समझिएगा। तो इसी को मैथमेटिकली हम लोग कैसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास कोई रिएक्टेंट है जो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। अब यहां पर एक मन में धारणा आ जाती है, सर आपने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिखा, इसका मतलब है कि रिएक्टेंट कोई और होगा और प्रोडक्ट कोई और होगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं, क्योंकि मैंने ये नहीं कहा कि ओनली फॉर केमिकल चेंज, मैंने यहां पर यह कहा है कि केमिकल और फिजिकल चेंज। कहने का मतलब चाहे आप कार्बन प्लस ऑक्सीजन लो, कार्बन डाइऑक्साइड बनाओ, तो ये आपका एक प्रकार का केमिकल चेंज हो गया। लेकिन अगर मैंने आपको बोला कि H2O लिक्विड लो और इस लिक्विड को H2O गैस में कन्वर्ट करो बाय हीटिंग, या केमिकल चेंज नहीं बल्कि यहां पर फेज चेंज हो रहा होगा। तो बोलता क्या, आपने जितना पानी लिया है, जितना पानी का वजन होगा उतना ही उसके गैसियस स्टेट में उसका वजन देखने को मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ H2O गैस। उसी प्रकार से बोला कार्बन और ऑक्सीजन का जो मास है जो आपने पहले लिया था, फाइनल मास भी उसी के बराबर देखने को मिलेगा। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं, थोड़ा बहुत आई होप आपको मासेस के बारे में नॉलेज होगा, नहीं तो लास्ट में मैं बता दूंगा जब लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में खत्म करूंगा, एक और लेक्चर लगेगा इसमें,
वहां पर बताऊंगा कौन कौन से एटॉमिक मासेस आपको याद कर लेने हैं, ताकि जब मैं मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करूं तो आपको वहां पर वो यूज आए। इज इट क्लियर? मैं शॉर्ट्स के फॉर्म में उसको डाल दूंगा कि आप इन मासेस को याद कर लीजिएगा। वो शॉर्ट्स आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, हमारे इंस्टाग्राम पे के चैनल पर भी मिल जाएगा। उन शॉर्ट्स को आप जरूर एक बार रिवाइज कर ले कि हाँ ये बेसिक मासेस तो मुझे पता ही होनी चाहिए। जब मासेस की बात आती है ना, लोग घबरा जाते हैं कि भैया 118 एलिमेंट्स के मासेस याद करने पड़ेंगे क्या? नहीं, 118 नहीं बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट मासेस है जो बार बार आपके यूज में आता है, उसको आप जरूर दिमाग में बैठा ले कम से कम। अब बोले कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आ गया तो जेई मेन और जेई एडवांस वाले भी इस बात को समझते हैं और मासेस आपको वहां पर जरूर मेंशन कर देते हैं, तो उतना टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। लेकिन कुछ बेसिक मासेस तो आपको पता होने ही चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपको हाइड्रोजन का मास पता होगा कि 1 ग्राम होता है, ऑक्सीजन का मास पता होगा 16 ग्राम होता है, इतना तो पता होगा। तो अगर मैं आपसे बोलूं, अभी आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि सर मासेस तो एएमयू में भी होता है और आप ग्राम बोल रहे हो, ये सारी बातें मैं क्लियर करूंगा। फिलहाल आप ग्राम लेकर के काम करो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को समझने के लिए। ये ग्राम और एएमयू क्या है, इनमें क्या डिफरेंसेस है, ये सारी बातें हम लोग करेंगे धीरे धीरे, परेशान होने की कोई बात नहीं है। एक एक करके लेक्चर आगे बढ़ते जाएगा और आप चीजों को सीखते चलोगे, ठीक है। लेकिन कुछ बातें मैं बोलूंगा स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में कि आप इसे एक बार दिमाग में बैठा लो, हो सकता है इसकी क्लैरिटी आगे चल करके। इज इट क्लियर? लेकिन क्लैरिटी आपकी जरूर होगी, इस बात के लिए आप निश्चिंत रहिए। अब अगर मैं आपसे यहां पर बात करूं, लेट सपोज आपको पता है कि हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 ग्राम, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 ग्राम। अब मैंने क्या बोला आपको कि लेट सपोज आपने हाइड्रोजन ले लिया और ऑक्सीजन ले लिया और क्या बनाया H2O, ठीक है। आप इसको बैलेंस कर सकते हैं, H2 + O2 विल फॉर्म H2O, तो यहां पर 2 लगा दो, यहां पर 2 लगा दो। जैसे आपने ये लिखा, आपको एक बात तो क्लियर हो गया कि यहां पर पहले 2 एटम था, 2 लगने के कारण टोटल एटम कितने हो गए, 4 एटम हो गए। तो एक एटम का मास आपने 4 ग्राम लिया। एक एटम करने का मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट 1 मोल ऑफ एटम। जब भी मैं ग्राम का बात कर रहा हूं तो मोल में बात कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूं ऐसा, क्या मैं गलत बोल रहा हूं क्या, कि इसका 4 ग्राम इसके 32 ग्राम से रिएक्ट करेगा और 36 ग्राम ऑफ वाटर का फॉर्मेशन करेगा। एम आई राइट और रॉन्ग? वाटर का कैसे निकाला, 1 का 1 तो 2 का 2 प्लस 16 हो गया 18 और आगे लगा हुआ है 2, इसका मतलब 18 इंटू 2 36 ग्राम। तो आपको मैंने बोला कि हाइड्रोजन का आपको 8 ग्राम दिया गया है और ऑक्सीजन का आपको 64 ग्राम दिया गया है। तो बताइए वाटर कितना बनेगा। अब यहां पर खास बात क्या है कि आपके पास प्रोडक्ट सिंगल ही है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एक सिंगल प्रोडक्ट हो, वैराइटीज ऑफ प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब यहां पर आप क्या करोगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्या बोलता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज। कहने का मतलब क्या है कि जब आपने इसका 8 ग्राम लिया, इसका 64 ग्राम लिया, तो आपके पास ये दोनों, इस दोनों को आप क्या कहेंगे, इस दोनों को आप एक नाम बोलोगे, दैट इज रिएक्टेंट्स। और यहां पर जो ये बन रहा है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो दिक्कत क्या है, लोग लिख देते हैं कि मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, वो तब सही है जब आपका जो ये रेशियो है ये इसी रेशियो में मौजूद हो। मास जो आपको दिया गया, हो सकता था कि ऑक्सीजन का आपको यहाँ 70 ग्राम देते था, तब मामला बिगड़ जाता, फिर आपको लगता हो मेरे को तो इतना मास ऑफ रिएक्टेंट दिया था, मास ऑफ प्रोडक्ट तो बस इतना ही बन रहा है, तो जो बाकी बचा था वो कहाँ गया, क्या वो उसका डिस्ट्रॉय हो गया है क्या। इसीलिए मैं इसको एक अलग तरीका से आपको समझा रहा हूं। आप कैसे लिखोगे, मास ऑफ रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट बिफोर रिएक्शन इज इक्वल्स टू मास ऑफ रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट आफ्टर रिएक्शन। जनरली लेकिन आपको जो सवाल दिया जाएगा उसमें ये एलआर का कॉन्सेप्ट आपको देखने को नहीं मिलता है, लेकिन इससे आपको क्लैरिटी थोड़ी सी ज्यादा आएगी। समझिएगा बात को, जब आपने रिएक्शन स्टार्ट किया तो वाटर बना था क्या, नहीं बना था। H2O बना था क्या, नहीं बना था। तो इसका मास मैं क्या मान लूंगा, 0 ग्राम। अब आप बोलेंगे सर इसको वाटर क्यों बोल रहे हो, लेट सपोज ये लिक्विड है, लेट सपोज ये लिक्विड है, ये गैस है और ये गैस है, ठीक। लेट सपोज जब आपने रिएक्शन स्टार्ट किया तो इसका मास हमने क्या बोला, कुछ नहीं था, तो 0 ग्राम। तो मास ऑफ रिएक्टेंट कितना हो गया, मास ऑफ रिएक्टेंट कितना हो गया, तो मैं बोलूंगा मास ऑफ H2 प्लस मास ऑफ O2 प्लस मास ऑफ H2O। क्लियर। ये कब के लिए लिखूंगा, बिफोर रिएक्शन।
सेम फैशन में मैं क्या लिखूंगा, मास ऑफ H2 प्लस मास ऑफ O2 प्लस मास ऑफ H2O आफ्टर रिएक्शन। क्लियर है क्या? अब आपने मास ऑफ हाइड्रोजन क्या लिया, 8 ग्राम, मास ऑफ ऑक्सीजन कितना लिया, 64 ग्राम। स्टार्टिंग में मास ऑफ वाटर क्या होगा, 0 ग्राम। अब आप इसके फैशन देख रहे हो कि 4:32 मतलब 1:8 का रेशियो में, ये भी 1:8 के रेशियो में। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में पढ़ेंगे। आप बस इतना देखो, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा मास अगर रेशियो सेम आया बैलेंस करने वाले मास का और गिवन मास का, तब तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि मास ऑफ प्रोडक्ट कितना हुआ। तो मास ऑफ H2 क्या लिखोगे, 0 आफ्टर रिएक्शन। मास ऑफ ऑक्सीजन क्या लिखोगे, 0। और मास ऑफ वाटर हमको फाइंड आउट करना, तो मैं यहाँ पर मास ऑफ वाटर रहने दूंगा। तो मास ऑफ वाटर क्या निकल करके आ जाएगा बेटा, मास ऑफ वाटर आपका निकल करके आ जाएगा 72 ग्राम। क्लियर? अब आप बोलेंगे सर हर केस में 0-0 होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये 0-0 तभी होगा जब इनका रेशियो और ये जो रेशियो आपने निकाला बैलेंस करने के बाद, अगर वो रेशियो सेम है, जैसे रिएक्टेंट का, जैसे 4:32 मतलब 1:8, गिवन का भी रेशियो वही है, तब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर रेशियो गड़बड़ाएगा, तब वहां पर आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, आपको ऐसा फील होगा कि वो वैलिड नहीं हो पा रहा, लेकिन ऐसा है नहीं। यहीं से एक कॉन्सेप्ट निकल करके आता है जिसको हम कॉन्सेप्ट ऑफ LR भी कहते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट का, जो हम लोग आगे चल करके पढ़ेंगे। ठीक है, लेट्स सपोज इसी क्वेश्चन में मैं बोलता हाइड्रोजन का 12 ग्राम है और ऑक्सीजन का कितना, 64। अब अगर 4 ग्राम 32 ग्राम से रिएक्ट कर रहा है तो 64 कितना से करेगा, 8 ग्राम से करेगा। मतलब यहाँ 4 ग्राम क्या एक्सेस में है, मतलब हाइड्रोजन यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेफ्ट। और अगर आप लगाते मास ऑफ रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट कितना होता है, 64 + 12 76 ग्राम आता है, जबकि वाटर कितना बन रहा है, 72 ग्राम ही बन रहा है। तो आपको जब भी चेक करना हो तो आपने एक्सपेरिमेंट कराया और आपके रिएक्टेंट्स अगर खत्म हो गए, तो मास ऑफ प्रोडक्ट का मेजरमेंट ले लो, मास ऑफ प्रोडक्ट का मेजरमेंट ले लो, उसका मास इनिशियली जो आपने रिएक्टेंट्स का मास लिया था उसके बराबर आएगा। लेकिन कभी कलात क्या होगा, जब आप रिएक्शन कराएंगे तो कुछ रिएक्टेंट हो सकता है बच जाए, कुछ रिएक्टेंट हो सकता है वहां पर बच जाए। तो आपको क्या करना है, प्रोडक्ट जो आपका फॉर्म हुआ है उसका मास लेना है, प्लस रिएक्टेंट का मास भी लेना है। स्टार्टिंग में तो प्रोडक्ट 0 था, तो आप खाली रिएक्टेंट का मास लेंगे। बिफोर रिएक्शन जो मास आएगा वो आपका आफ्टर रिएक्शन मास के बराबर होगा, अगर आप इन दोनों को इंक्लूड करेंगे तो, दैट इज रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट को। इसीलिए मैं जब लिखता हूं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को अगर हमको चेक करना है तो हम हमेशा ऐसे ही चेक करते हैं, मास ऑफ रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट बिफोर रिएक्शन इज इक्वल्स टू मास ऑफ रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट आफ्टर रिएक्शन। अब बोलेंगे सर ये तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, ये तो अब बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी से अगर आप इस बात को दिमाग में बैठा करके रखेंगे तो अभी तुरंत ही हम लोग लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी पढ़ लेंगे। आपको पता चल जाएगा कि किस रेशियो में ये आपस में रिएक्ट कर रहा है। इज इट क्लियर? और वो बहुत आसान होता है, आपको उसका केमिकल रिएक्शन पता होना चाहिए, केमिकल रिएक्शन पता होना चाहिए और उसको आपको बैलेंस करने आना चाहिए। आप उसके मास को लिख दो, आपको रेशियो पता चल जाएगा वो किस मास के रेशियो में रिएक्ट कर रहा है, वो उसी मास के रेशियो में रिएक्ट करेगा। जैसे 32 ग्राम को 4 ग्राम चाहिए, वैसे 64 ग्राम को 8 ग्राम चाहिए। तो यहां जो एक्स्ट्रा 4 ग्राम है वो वहां पर लीव आउट हो जाएगा, वहां पर लीव आउट हो जाएगा। और अगर आपने सिर्फ प्रोडक्ट का मास को मेजर किया तो आंसर तो 72 ग्राम आएगा। और आप, क्योंकि जनरली लोग क्या याद करते हैं, मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर मास ऑफ प्रोडक्ट होगा, इसका मतलब है कि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। अब आपने जब मेजर किया मास ऑफ रिएक्टेंट को बिफोर रिएक्शन, आपका आंसर आ रहा था 76 ग्राम, लेकिन फिर जब आपने मास ऑफ प्रोडक्ट निकाला तो आपका आंसर आ रहा था 72 ग्राम। आप तो बोलेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फेल हो गया, बोलोगे ना भैया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फेल हो गया, मास ऑफ रिएक्टेंट इज नॉट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट, कुछ मास डिस्ट्रॉय हो गया ड्यूरिंग दिस केमिकल चेंज। लेकिन ऐसा नहीं होता है, केमिकल और फेज चेंज के दौरान मास कंजर्व रहता है। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं, मास ऑफ रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट लो बिफोर रिएक्शन। तो बोलेंगे सर प्रोडक्ट तो बनता ही नहीं है रिएक्शन से पहले, रिएक्शन होने से पहले प्रोडक्ट नहीं है, तो आप प्रोडक्ट का मास वहां पर 0 ले लो। और अगर रेशियो सेम आ रहा है, अगर रेशियो सेम आ रहा है तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है।
क्योंकि जनरली आप इसको कैसे फॉलो करोगे, कैसे इलस्ट्रेट करोगे, तो आपको यही कॉन्सेप्ट को यूज करना होगा थ्योरेटिकली भी, और जब अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो भी आप इसी तरीका से सोचोगे, तो आपको वैलिडिटी ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास समझ में आएगा। अदरवाइज अगर आपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको दे दिया गया, आपको पहले 76 नजर आएगा और आपने सिर्फ प्रोडक्ट का मास को अगर मेजर किया आफ्टर रिएक्शन तो 72 आएगा, आपको ऐसा लगेगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फेल हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या कॉन्सेप्ट दिमाग में लगाना है, मास ऑफ रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट बिफोर रिएक्शन प्लस मास ऑफ रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट आफ्टर रिएक्शन। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर और नॉट? चलिए ठीक है, आइए कुछ सवाल करते हैं। हमारे पास पहला सवाल है, क्या बोला है, 5.2 ग्राम ऑफ CaCO3 व्हेन हीटेड। आपको बोला है कि आपके पास CaCO3 है, इसको आपने हीट किया तो बोलता 2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड द रेसिड्यू CaO लेफ्ट बिहाइंड वेज। अब CaO प्लस CO2 बनेगा। बोलेंगे सर हमको रिएक्शन नहीं आता, अभी तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो आपको सवाल भी उसी तरीका से दिया जाएगा, उसके स्टेटमेंट में रिएक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है, तो निश्चिंत रहिए। अब यहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस करना है। ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अब आपको क्या बोला कि 5.2 ग्राम CaCO3 लिया गया और बोला 2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसका कितना ग्राम बना है, 2 ग्राम, एंड CaO 3.2 ग्राम बना। इसमें कहीं पर भी दो रिएक्टेंट है नहीं, एक ही रिएक्टेंट है, मतलब कंप्लीट रिएक्शन जब तक नहीं होगा तब तक हम हीटिंग स्टॉप नहीं करेंगे। दो रिएक्टेंट होता तो वहां पर हमको देखना पड़ता रेशियो के अकॉर्डिंग। ठीक है, मान लीजिए आपने एक्सपेरिमेंट किया, आपने CaCO3 5.2 ग्राम लिया, तो आप क्या लिखोगे, मास ऑफ रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट बिफोर रिएक्शन। ठीक, इसको मैं LHS मान ले रहा हूं। ये कितना आएगा, मास ऑफ रिएक्टेंट 5.2 ग्राम, प्रोडक्ट का मास क्या होगा बिफोर रिएक्शन, कुछ नहीं होगा भैया, 0 + 0, यहाँ दो प्रोडक्ट है इसलिए मैं 0 + 0 लिख रहा हूं, तो आंसर क्या आ गया, 5.2 ग्राम। अब आपको RHS निकालना है। RHS में क्या निकालोगे, मास ऑफ रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट आफ्टर रिएक्शन। आफ्टर रिएक्शन में अब रिएक्टेंट आपका क्या हो जाएगा, 0। बोलेंगे सर 0 क्यों ले लिया, आपको कैसे पता चला पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया। जब वहां पर कुछ जानकारी नहीं दी गई है, एक ही रिएक्टेंट दिया गया है, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये पूरा कन्वर्ट हो गया। दो रिएक्टेंट होता और दोनों का मासेस देता, दो रिएक्टेंट होता और दोनों का मासेस मुझे पता होता, तब मैं वहां चेक कर सकता था कि वेदर कोई एक्सेस में बच जा रहा है या नहीं बच रहा है। तो एक ही रिएक्टेंट दिया, मतलब ये कंप्लीट रिएक्ट कर लिया, इसलिए इसका 0 लिया हूं। CaO कितना दिया हुआ, 3.2 ग्राम। ऑक्सीजन कितना बना हुआ है, 2 ग्राम। इसको भी सम करोगे तो क्या आ जाएगा, 5.2 ग्राम। क्या यहाँ LHS = RHS आ गया, तो हम बोलेंगे यस आ गया है। तो मैं क्या बोलूंगा, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है क्या, तो मैं बोलूंगा यस, इट फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इज इट क्लियर? इस तरीका से आप इलिस्ट्रेट कर सकते हैं, या आपके बोर्ड्स में या आपके स्कूल्स के एग्जाम में इस तरीके से सवाल आ सकते हैं। लेकिन अब JEE मेन वगैरह का बात करूं तो वो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देगा या इंटीजर टाइप क्वेश्चंस भी आपको दे सकता है। तो आपके सामने यहाँ पर एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आइए देखें किस तरीके का सवाल यहाँ पर पूछा गया। नीट के एग्जाम में, चाहे JEE मेन के एग्जाम हो, चाहे JEE एडवांस के एग्जाम हो, उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इंटीजर टाइप क्वेश्चन वगैरह देखने को मिलते हैं। हम लोग यहाँ केमिस्ट्री की पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो हम केमिस्ट्री को सीखेंगे, फिर सवाल चाहे JEE मेन का हो, चाहे नीट का हो, चाहे JEE एडवांस का हो, चाहे बोर्ड का हो, सब बनना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आप किसी भी तरीके के सवाल को बना सकते हैं, और कॉन्सेप्ट नहीं आता है, कहीं पर क्लैरिटी में कमी रह गई है, तभी आपसे क्वेश्चन नहीं बनता है। इज इट क्लियर? अब तो आप देख रहे होंगे कि नीट में भी फिजिक्स का इस बार का लेवल काफी अच्छा खासा दिया। जो बचकाना टाइप का सवाल बना रहे थे, जिनका बेसिक्स पे कमांड नहीं था, उनसे वो सवाल नहीं बने होंगे। हो सकता है आने वाले समय में केमिस्ट्री के साथ भी ऐसा हो जाए। तो आपको क्या करना, आपको कोई भी टॉपिक पढ़े हो तो उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए, एकदम कंप्लीट क्लैरिटी होनी चाहिए, फिर चाहे सवाल किसी भी एग्जाम का हो। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बोलता है व्हाट वेट ऑफ BaCl2 वुड बी रिएक्ट विथ 24.4 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट। आपके पास क्या बोला, एक BaCl2 है, इसका आपने रिएक्शन किसके साथ कराया है, सोडियम सल्फेट के साथ, Na2SO4 के साथ, to produce 46.6 ग्राम of BaSO4
बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड NaCl। अब आपको क्या बोला है, आपको बोला है कि सोडियम सल्फेट का मास आपको दे दिया 24.4 ग्राम। ये क्या होगा, ये बिफोर रिएक्शन होगा ऑब्वियसली। अब BaSO4 का मास आपको कितना दे दिया है, बन गया है, मतलब 46.6 ग्राम बना है। ये जो आपको डेटा दिया है ये कब का दिया है, आफ्टर रिएक्शन। NaCl का मास दे दिया 23.4 ग्राम, ये भी आपको कब का डेटा दिया गया है, आफ्टर रिएक्शन का। और आपसे पूछ रहा है कितना BaCl2 ले ताकि ये और ये बन जाए। मतलब यहां पर कहानी सिंपल है, आपको एक का मास दिया, इसका मतलब है कि जो दूसरा का मास है हमको उतना ही निकालना है कि रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। ये चेकिंग नहीं करना एक्सपेरिमेंटली चेकिंग करोगे तब देयर इज अ पॉसिबिलिटी, जो मैंने आपको समझाया है। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, अगेन मास ऑफ LHS में क्या लिखेंगे, मास ऑफ रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट बिफोर रिएक्शन। तो रिएक्टेंट आपका कौन कौन सा है, BaCl2, मुझे पता नहीं तो मैं मान लेता हूं लेट सपोज इसका x ग्राम इतना के साथ रिएक्ट करके ये और ये बना रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा, BaCl2 का x ग्राम, सोडियम सल्फेट का 24.4 ग्राम। BaSO4 स्टार्टिंग में कितना बना होगा, बिफोर रिएक्शन का बात करूं, रिएक्शन जब स्टार्ट ही नहीं हुआ तो ये 0 ग्राम। NaCl भी क्या होगा, 0 ग्राम। तो आपका क्या आ गया, x प्लस 24.4 ग्राम। RHS का बात करूं तो क्या लिखोगे, मास ऑफ रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट आफ्टर रिएक्शन। आफ्टर रिएक्शन मैंने क्या बोला, ये इस अंदाज में ही दिया गया है कि ये कंप्लीट रिएक्ट कर जाएगा, ठीक। तो आफ्टर रिएक्शन क्या बचेगा, ये 0 ग्राम, BaCl2 0 ग्राम, Na2SO4 भी 0 ग्राम, और सबका सब मिलकर के क्या बना दिया, BaSO4 दैट इज 46.6 ग्राम प्लस NaCl कितना 23.4 ग्राम। बोले यहां तक कोई दिक्कत की बात है क्या, नहीं। तो यहां पर आपका क्या आ गया रिजल्ट। अभी मैं इसको ऐड नहीं करूंगा, क्या होता है ना कभी कभार आप डबल मेहनत करते कैलकुलेशन करते हो, तो कैलकुलेशन भी वाइसली करना है हमको, दिमाग से करना। तो अकॉर्डिंग टू LCM का मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं है, LCM का मतलब यहां पर है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो मैंने क्या बोला, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में LHS इज इक्वल्स टू RHS हो जाएगा। तो मैं क्या लिख दूंगा, x प्लस 24.4 ग्राम बराबर 46.6 ग्राम प्लस 23.4 ग्राम। सॉल्व करोगे x बराबर 46.6 ग्राम माइनस 1 ग्राम, आंसर आ जाएगा 45.6 ग्राम। एम आई राइट और रॉन्ग। तो इस तरीका से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। और यहां पर अगर आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। मैं आपको बोलूंगा जब भी आपको ये मैं सवाल दे रहा हूं पहले आप खुद से सोचिए, थोड़ा देर स्टॉप करिए वीडियो को, सवाल को लगाइए, फिर आप मेरे सॉल्यूशन को समझने का कोशिश करिए कि आपने कहां पर गलती की है। देख के छापोगे तो फिर वहां पर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इज इट क्लियर। देख के छाप नहीं देना है, सारे को समझना है। अब यहां पर क्या बोल रहा है, बोलता है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड्स ट्रू। कहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सही है, हाउ मच सोडियम क्लोराइड विल रिएक्ट। बोला सोडियम क्लोराइड NaCl रिएक्ट्स विथ सिल्वर नाइट्रेट, लिख दिया, टू प्रोड्यूस सोडियम नाइट्रेट प्लस सिल्वर क्लोराइड। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, अगेन इसी टाइप का सिंपल सेम क्वेश्चन है। आपसे पूछा इसका NaCl का मास कितना होगा, लेट सपोज इसका x ग्राम में स्टार्टिंग में, ये बिफोर रिएक्शन है। AgNO3 का मास दे दिया 34.0 ग्राम, ये भी बिफोर रिएक्शन है। आफ्टर रिएक्शन ये क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा 0। ऑल्दो जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया वो डेप्थ में बताया है। आपका तो हर जगह रिएक्टेंट बराबर प्रोडक्ट करने से आंसर आ जाएगा, लेकिन मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट बताया, कल को आप एक्सपेरिमेंट कहीं पर कर रहे हो और आपको बोला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को चेक करो, तो आपके मन में ये कंफ्यूजन आ सकता है। इसीलिए मैंने आपको वो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इतना डेप्थ में बताया। NaNO3 का मास दे दिया है 28.70 ग्राम, ये कब होगा, प्रोडक्ट ऑलवेज आफ्टर रिएक्शन का मास मिलेगा प्रोडक्ट का 28.70, सॉरी NaNO3, इसका मास कितना दिया हुआ 17 ग्राम, इसका मास कितना दिया हुआ 28.70 ग्राम। क्लियर। बिफोर रिएक्शन ये सारे क्या है, आफ्टर रिएक्शन।
ये भी किसका डेटा है? आफ्टर रिएक्शन का। बिफोर रिएक्शन ये भी 0, ये भी 0। ये डेटा कब का है? बिफोर रिएक्शन का। और ये 0 0 का डेटा कब का है? आफ्टर रिएक्शन का। बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या बेटा? कोई दिक्कत नहीं है। तो अगेन हम वही करेंगे, LHS निकालेंगे। LHS बराबर क्या हो जाएगा? मास ऑफ NaCl। क्या 0 लेंगे क्या? नहीं, ये तो आफ्टर का है। बिफोर कितना है? x। बिफोर कितना? 34। बिफोर कितना है? 0 प्लस 0, आंसर 34 ग्राम्स। RHS निकालेंगे, 34 प्लस x वो आएगा। RHS क्या आएगा आफ्टर रिएक्शन? ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये कितना हो जाएगा? 17 प्लस 28.70 ग्राम। ये यहां से क्या निकल के आ जाएगा? 17 प्लस 28.70 ग्राम्स। अभी हम सॉल्व नहीं करेंगे, सॉल्व लास्ट में करेंगे, ठीक है? क्योंकि कैलकुलेशन आप एक बार यहां ऐड करोगे फिर सब्ट्रैक्ट करोगे, उससे बढ़िया एक बार में करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू LCM क्या होगा बेटा? LHS इज इक्वल्स टू RHS। LHS क्या हो गया? 34 प्लस x। RHS क्या हो जाएगा? 17 प्लस 28.70 ग्राम। x बराबर क्या आ जाएगा? 28.70 माइनस 17 ग्राम। आंसर क्या आ जाएगा? देखो देखो देखो, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1। 11.70 ग्राम। मतलब कितना NaCl हमको चाहिए होगा? 11.70। क्या इन ऑप्शंस में से कहीं पर है? यस, ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? तो आई होप आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं, क्या हर जगह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को लगा सकते हैं? तो आंसर होगा नहीं। कहां कहां नहीं लगा सकते हैं? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज ओनली एप्लीकेबल टू द क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड सिस्टम। कहने का मतलब क्या है? आप रिएक्शन को जो करा रहे हैं वो क्लोज होना चाहिए या फिर आइसोलेटेड होना चाहिए। इन दोनों में अंतर क्या है? अब आपने चाय की प्याली लिया, उसको ऊपर से ढक दिया प्लेट से, ये क्लोज सिस्टम है, इससे मास तो ट्रांसफर नहीं होगा लेकिन एनर्जी ट्रांसफर होता है, इसी कारण आपका चाय धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। लेकिन आपने उसको अगर थर्मोफ्लास्क में ले लिया तो आपका चाय भी गर्म रहता है। इसका मतलब एनर्जी का भी आपने ट्रांसफर को रोक दिया। मास तो नहीं हो रहा है बंद होने के कारण, लेकिन एनर्जी ट्रांसफर भी नहीं हो रहा, तो वो सिस्टम क्या कहलाएगा? आइसोलेटेड। तो कहने का मतलब है अगर ये क्लोज्ड है, डोज्ड नहीं, क्लोज्ड है, ठीक है, क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड सिस्टम होगा तभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होगा। अदरवाइज बहुत सारे केसेस में ये फॉलो होता हुआ नजर नहीं आएगा जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे, ठीक है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे दिया तब तो भैया आप सवाल सॉल्व कर दोगे एक्स एक्स मान करके, लेकिन जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और आपको बोला कोई कि इसको चेक करो वेदर इट फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और नॉट, तो आप जरूर देख लीजिएगा सिस्टम क्लोज होना चाहिए या आइसोलेटेड। बोलेंगे ऐसा क्यों? तो इससे बहुत सारे रिएक्शन है जहां पर गैसेस का फॉर्मेशन हो रहा होगा और अगर ये ओपन रहा तो फिर वो गैस बाहर निकल करके भाग जाएगा, उड़ जाएगा। फिर आप जब मास मेजर करोगे, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा अभी एक रिएक्शन किया हम लोगों ने CaCO3 प्लस CaO प्लस CO2। अब ये तो गैस था, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, आपने इसका मेजरमेंट ले लिया, इसका भी मेजरमेंट ले लिया बिफोर रिएक्शन आफ्टर रिएक्शन, लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड का मेजरमेंट लेने गया, अगर आपने सिस्टम ओपन रखा तो वो तो उड़ गया। फिर आपको नजर आएगा कि जो आपने बिफोर रिएक्शन मास लिया था आफ्टर रिएक्शन वो उसके बराबर नहीं आ रहा है और आपको ये फील होगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ वैलिड नहीं है, जो कि गलत है। ध्यान रखने वाली क्या बात है? सिस्टम आपका क्या होना चाहिए? या तो क्लोज होना चाहिए या आइसोलेटेड होना चाहिए, तभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करेगा। ओपन सिस्टम के लिए फॉलो नहीं करता। नेक्स्ट, डज नॉट एप्लीकेबल फॉर न्यूक्लियर रिएक्शंस। न्यूक्लियर रिएक्शंस में क्या होता है? आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा E इज इक्वल्स टू mc², जहां पर यह कहा जाता है कि मास को भी एनर्जी में बदला जा सकता है। मैंने बताया था पिछले क्लास में कि पूरा ब्रह्मांड में दो ही चीज है, या तो एनर्जी है या तो मास है। तो यहां पर मास को भी एनर्जी में आप कन्वर्ट कर सकते हैं और ये जनरली न्यूक्लियर रिएक्शंस के केस में देखने को मिलता है, जिस कारण बहुत बार जब आप मास देखोगे तो मास में कमी देखने को मिलेगी। वो कमी कहां गई? वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस के दौरान भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड नहीं होता है। इज इट क्लियर? तो आई होप आपको कंप्लीट नॉलेज हो गया होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट लॉ के ऊपर, दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन।
इसको देने वाले जोसेफ प्राउस्ट थे, इसलिए इनको इस लॉ को बहुत बार बोला जाता प्राउस्ट लॉ, या फिर इसका एक और नाम है दैट इज लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, भी इसी को कहा जाता है। तो घबराने का नहीं, नाम में अगर बदलाव आएगा, कोई पूछ ले प्राउस्ट लॉ कौन सा है तो वो भी लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन है। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन पूछे तो भी आपको वही स्टेटमेंट लिखना, और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पूछे तो भी आपको वही स्टेटमेंट लिखना। आखिरकार ये लॉ कहता क्या, ध्यान से समझिएगा। बोलता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ whatever may be the source of the compound, आपने कंपाउंड को किस तरीके से बनाया इसे हमें कोई मतलब नहीं है। बोलता है लेकिन द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट ऑफ द कंपाउंड आर ऑलवेज इन द सेम कांस्टेंट प्रोपोर्शन बाय मास। बाय मास, ये वर्ड याद है, बाय मास। कहता क्या है कि ये लॉ कि आपने उस कंपाउंड को किस तरीके से बनाया इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उस कंपाउंड में जो मौजूद एलिमेंट है उन एलिमेंट का जब आप मास का रेशियो निकालेंगे तो वो हमेशा सेम होगा, वो हमेशा सेम होगा अगर उसी कंपाउंड का फॉर्मेशन करना है तो। अगर मास का रेशियो बदला कंपाउंड बदल जाएगा, यही कहता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। फॉर एग्जांपल हमने यहां पर एक कार्बन डाइऑक्साइड नाम का मॉलिक्यूल को लिया है, बोला एक बार इसको बनाने का जो तरीका है, मैंने 4 तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। एक बार कार्बन का कंबशन करा दिया तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, एक बार बाइकार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट किया तब कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन किया, एक बार कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज लाइमस्टोन को हीट करने पर कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन बनाया, एक बार लाइमस्टोन को एसिड के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन किया। यहां बनाने के तरीके विभिन्न प्रकार के हैं, लेकिन जब हमने कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो निकाला, क्या चीज का, मास का, तो वो हमेशा फिक्स्ड आएगा। जैसे कार्बन का मास कितना होता है 12, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 2 जा 44, सॉरी 16 2 जा 32, जब आप इसका मास का रेशियो निकालेंगे तो वो 3:8 ही होगा हमेशा, ऑलवेज, और ये हर एक के लिए वैलिड है। तो बोलेंगे सर कार्बन और ऑक्सीजन का ही क्यों निकाले, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट, वन इज कार्बन एंड अनदर इज ऑक्सीजन। अगर कोई तीसरा होता हम उसका भी रेशियो निकालते हैं, और वो जो रेशियो आता वो हमेशा फिक्स्ड रहेगा, चाहे दुनिया इधर से उधर क्यों ना हो जाए, ये बात ध्यान रखिएगा। बोलेंगे अगर रेशियो बदल गया तो कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा ही नहीं बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगा, उसको हम कहेंगे कि यहां पर एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। इज इट क्लियर? तो ये है आपका कांस्टेंट प्रोपोर्शन। आइए इससे रिलेटेड भी कुछ सवाल करेंगे हम लोग और चीजों को समझने का कोशिश करेंगे। हाँ, एक और बात मैं आपको यहां पर बता दूं, मास का रेशियो निकालिए चाहे मास परसेंटेज का रेशियो निकालिए सेम ही आएगा। मास का रेशियो निकालिए चाहे मास परसेंटेज का रेशियो निकालिए सेम ही आंसर आएगा। मैं अगेन वही बात बोलूंगा, जब मैं सवाल में पहुंचूं आपको यहां पर थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करना है, सवाल को खुद से अटेम्प्ट लेना है, पहले एक बार खुद से अटेम्प्ट लेना, फिर आप जहां पर फंसते हैं वहां पर हम लोग क्या करेंगे, आपको वापस से वीडियो ऑन करना, फिर आप सॉल्यूशन को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि कहां पर आपसे गलती हुई है। इज इट क्लियर? तो आइए देखते हैं यहां पर जो सवाल है ये क्या कहता है। हर सवाल कुछ कहता है, तो कुछ में क्या कहता है, बोलता है 5.04 ग्राम ऑफ लेड मतलब पीबी, बोला 5.04 ग्राम रिएक्ट किया विथ ऑक्सीजन, कितना 0.78 ग्राम ऑक्सीजन से, और ये दोनों रिएक्ट करके क्या बना है आफ्टर रिएक्शन लेड ऑक्साइड दैट इज PbO2 का फॉर्मेशन की टू फॉर्म अ लेड ऑक्साइड। ठीक है, फिर क्या बोला, एक और तरीका बोला लेड परऑक्साइड लिया गया। अब मान लीजिए आपको फॉर्मूला नहीं आता है, कोई बात नहीं, आप नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, आप नाम लिख दीजिएगा। आप नाम लिख सकते हैं, Pb2O2 लिख सकते हैं, जैसा आपका मन करे। बोला लेड परऑक्साइड को जब आपने हीट किया लेड नाइट्रेट इज फॉर्म्ड, लेड नाइट्रेट इज फॉर्म्ड।
ओहो, यहाँ आपका क्या बना, लेड पर ऑक्साइड ही बना, लेड पर ऑक्साइड ही बना है, ठीक है। फिर क्या बोला है, लेड नाइट्रेट इट वाज फॉर्म्ड द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, एक बार लेड नाइट्रेट का यूज करके लेड पर ऑक्साइड का फॉर्मेशन किया, ठीक है, लेड पर ऑक्साइड का फॉर्मेशन किया, उसमें 13.41 परसेंटेज आया, किसका आया, ऑक्सीजन का। ये परसेंटेज किसका है, ऑक्सीजन का है। तो बोलता है क्या ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है, तो ऑब्वियसली लेड पर ऑक्साइड में दो चीज है, एक ऑक्सीजन है और दूसरा लेड है। तो जब आप लेड का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 माइनस 13.41%। तो अगर यहां पर भी आपका ऑक्सीजन का परसेंटेज और लेड का परसेंटेज सेम सेम आ जाए, दैट इज ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना आ जाए 13.41 और लेड का कितना आ जाए 100 माइनस 13.41, इसका मतलब है कि वो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। इज इट क्लियर? तो मास का रेशियो सेम हो जाए या परसेंटेज सेम हो जाए, इसका मतलब है कि वो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो करता है। ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत जन सिर्फ मास वाइज ध्यान रखते हैं, आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि मास का परसेंटेज का रेशियो अगर सेम आ जाए तो भी वो LCP लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो करेगा। तो आइए, अगर हम यहाँ ऑक्सीजन का परसेंटेज निकाले तो कैसे निकालेंगे, तो अगर हमें ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मास ऑफ लेड पर ऑक्साइड, ऐसे ही निकालते हैं, इनटू 100। तो मास ऑफ ऑक्सीजन क्या है 0.78 ग्राम, मास ऑफ लेड पर ऑक्साइड, इन दोनों को मिला दो, इन दोनों को मिलने पर ही लेड पर ऑक्साइड बना है, तो इनका मास कितना हो जाएगा 8 4 12 8.5 5.82 इंटू 100। इसको सॉल्व करिएगा, आंसर क्या आएगा 13.41 परसेंटेज। क्या यहां जो ऑक्सीजन का परसेंटेज आया, क्या यहां भी वही ऑक्सीजन का परसेंटेज है? यस। तो ऑब्वियसली लेड का क्या आएगा 100 माइनस 13.41, क्या ये भी सेम? यस। जब दोनों सेम हो गया इसका मतलब हम कहेंगे यस दे आर इलस्ट्रेटिंग, शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप मत लिखिएगा एग्जाम में, LCP। ये क्या चीज को फॉलो करा बेटा, LCP को, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को। इज इट क्लियर? एक और सवाल क्या बोलता है ये देखते हैं। हम लोग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी साथ में करेंगे, ऐसा नहीं खाली थ्योरी पढ़ लिए क्वेश्चंस नहीं किए तो आपको फिर क्वेश्चन बनाने का कंसेप्ट नहीं आएगा समझ में। इज इट क्लियर? और मैं बोलूंगा इन सब का नोट्स आप अच्छा से अपने कॉपी में बनाइएगा। ऑल दो मैं इसके नोट्स का PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा, नीचे में लिंक दे दिया जाएगा आपको, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको रेगुलर बेसिस में जो भी लेक्चर यहाँ पर आपके अपलोड किए जाएंगे उनका PDF भी आपको वहां पर मिल जाएगा। इज इट क्लियर बेटा? तो आइए बढ़ते हैं। बोलता है क्या 3.60 ग्राम, क्या बोलता है 3.60 ग्राम ऑफ अ सर्टेन मेटल बर्न्ट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, 5.4 ग्राम ऑफ इट्स ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। कोई मेटल है पता नहीं, बोला एयर के साथ जब रिएक्शन कराया गया तो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन किया, ऐसा सवाल कह रहा है। और इस मेटल ऑक्साइड का जो मास है 5.4 ग्राम बोल रहा है, और मेटल का जो मास है वो क्या बोल रहा है 3.60 ग्राम। बोलता हाउ मेनी ग्राम ऑफ सेम मेटल, बोलता सेम मेटल को हीट किया जाए। अब हीट किसके साथ किया जाए, इन स्टीम। भैया एयर उसको क्या किया, ऑक्सीजन दिया, और उसी ऑक्सीजन का यूज करके मेटल ऑक्साइड बनाया। तो बोलता अब स्टीम क्या करेगा, स्टीम अब इसको ऑक्सीजन देगा। मेथड बदला है लेकिन बना क्या रहा है, सेम मेटल ऑक्साइड। तो बोलता है 3.2 ग्राम ऑफ ऑक्साइड इज फॉर्म। तो बोलता है ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो करता है, ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो करता है। ठीक है भैया। तो बोलता है हाउ मेनी ग्राम, इसका आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्लियर? एक बात बताओ, अकॉर्डिंग टू, अब यहां थोड़ा सा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी लगेगा। कैसे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि जितना रिएक्टेंट का मास है वो सब का सब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो एयर का सिर्फ ऑक्सीजन लिया, वो एयर से सिर्फ क्या लिया, O2 लिया। एयर में बहुत सारे गैसेस है लेकिन उसने सिर्फ O2 का इस्तेमाल किया और ऑक्साइड का फॉर्मेशन किया। तो बोला जाएगा इस मेटल ऑक्साइड में
मेटल कितना है तो मैं बोलूंगा 3.6 ग्राम। पूछेगा ऑक्सीजन कितना है तो मैं क्या बोलूंगा, इस मेटल ऑक्साइड में इसको माइनस कर दूंगा तो क्या मिलेगा, मुझे वेट ऑफ ऑक्सीजन मिल जाएगा, दैट इज 1.8 ग्राम। अब यहां पर लगाऊंगा एलसीपी। एलसीपी में क्या कहता है कि इसका जो रेशियो है मास का वो सेम रहेगा चाहे मेथड ऑफ फॉर्मेशन कुछ भी हो। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, लेट सपोज इसमें x है तो यहां पर ऑक्सीजन का क्या आ जाएगा, मेटल का मास क्या आया x, ऑक्सीजन का मास क्या आएगा 3.2 माइनस x। तो क्या ये रेशियो और ये रेशियो बराबर होगा क्या, मैं बोलूंगा यस, मैं बोलूंगा यस। तो क्या आ जाएगा x अपॉन 3.2 माइनस x बराबर 3.6 अपॉन 1.8। इसको सॉल्व करोगे तो ये 2 ये 1 तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 6.4 माइनस 2x। क्लियर है क्या, 6.4 माइनस 2x तो 3x बराबर क्या आ जाएगा 6.4, x बराबर क्या आ जाएगा 6.4 अपॉन 3। आप इसको सॉल्व करेंगे 2.11 समथिंग कुछ आएगा और उसके अप्रॉक्स में आंसर कौन सा है, ये C। तो ऑप्शन C आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यही है आपका LCP। इज इट क्लियर। तो इस तरीके के सवाल भी आ सकते हैं जहां पर LCM भी लगेगा और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी लगता हुआ नजर आएगा। इन सवालों को आपको घर पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, वापस से इन्हीं सवाल को एक बार लगाना फिर डीपीपी सॉल्व करना। इज इट क्लियर। अब सवाल आता है क्या एलसीपी हर जगह लगता है, क्या इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें कोई खामी नहीं है, तो मैं बोलूंगा ऐसा कोई बात नहीं है। दिस लॉ डज नॉट होल्ड्स गुड फॉर नॉन स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड। नॉन स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड किसको कहते हैं, आपने जनरली कंपाउंड्स कैसा देखा होगा, N2O, FeO। यहां पर ये जो नंबर है ये सिंपल होल नंबर के फॉर्म में है नंबर, लेकिन नॉन स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड में क्या हो जाएगा Fe 0.93O होना, FeO चाहिए था। अब इसका ये जो नंबर है ये किस में है, डेसिमल्स में। तो जब भी ऐसा कुछ होगा तो मैं वैसे कंपाउंड्स को क्या कहूंगा, नॉन स्टोइक्योमेट्रिक कंपाउंड। क्या कहूंगा, नॉन स्टोइक्योमेट्रिक कंपाउंड। इन केसेस में लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन वैलिड नहीं होता है। क्लियर। दूसरा, डज नॉट होल्ड्स गुड फॉर आइसोटोप्स। फॉर एग्जाम्पल आपने HCl बनाया, ठीक, कोई मेथड से, और आपने दूसरे मेथड से यहां भी HCl बनाया, लेकिन ये जो HCl है ये 35 ग्राम वाला है और ये जो HCl है वो 37 ग्राम वाला है। मतलब इसी एलिमेंट के दो डिफरेंट आइसोटोप्स है तो दोनों HCl। तो मेरा सवाल है क्या ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो करेगा, नहीं। क्यों, क्योंकि इसका रेशियो 1/35 आएगा, इसका रेशियो 1/37 आएगा। हेंस ये दोनों अलग अलग है, दोनों डिफरेंट है, दोनों इक्वल नहीं है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहां पर आपका जो LCP है वो फॉलो नहीं हुआ, यहां LCP फॉलो नहीं हुआ। तो आई होप आपको यहां तक चीजें समझ में आई होगी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है, उसके सवाल किस तरीके से आ सकता है और कहां पर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन लगेगा, कहां पर नहीं लगेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहां लगेगा, कहां नहीं लगेगा। और इसी तरीके से हम लोग लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गेल-लुसेक लॉ, दैट इज लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, एवोगैड्रो लॉ, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ये सारी चीजें हम लोग एक एक करके सीखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहे, हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आया लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा जहां पर आपको डीपीपी, दूसरा चीज आपको ये नोट्स वहां पर मिल जाएगा। तो मस्त टेंशन फ्री होकर के अच्छे से नोट्स बनाइए, डीपीपी को सॉल्व कीजिए, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए, PYQ लगाइए और अच्छे से मजेदार तरीके से तैयारी करते रहिए। एंड आई होप आप अपने JEE मेन में बहुत अच्छा करेंगे और आप हमें भी याद रखेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मस्त रहे, स्वस्थ रहे और जबरदस्त रहे। धन्यवाद।